वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल सिविल एक्सप्लेन। और आज के सोम सीरीज में हमारा टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी। आज हम जानेंगे ये इलास्टिसिटी क्या है। तो सपोज एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया ना कि एक लोड प्रोवाइड किया, ठीक है। तो क्या होगा, हम सब जानते हैं कि लोड क्या होगा, डिफॉर्म होगा, ठीक है। ये डिफॉर्म होगा, कैसे होगा, इधर कंप्रेस होगा और विथ वाइज ये इलोंगेट हो जाएगा। तो इसके डायमेंशन में चेंज आ गया। अब क्या हुआ ना कि हमने तुरंत ही जैसे इसके डायमेंशन में चेंज आया, हमने ये लोड हटा दिया। लोड हटाने के कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो शेप डिफॉर्म हुआ है ये वापस से अपना ओरिजिनल शेप जो है वो गेन कर लेगा, ठीक है। जो ये शेप आया था वो वापस से रिगेन होकर के इस शेप में, ये ब्लैक वाले जो शेप है जो ओरिजिनल शेप था उसमें रिगेन हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किस चीज के लिए, टू रिगेन its original dimension कब, जब हमारा लोड रिमूव हो जाए। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। तो ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हो गया कि इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है। तो अब अगर हम इस का डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, ठीक है। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी कर्व हमने एज्यूम कर लिया कि ये इलास्टिसिटी है, नॉन लीनियर लीनियर नहीं हमने assume किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने लोड दिया तो हमारा इलास्टिक कर्व इस पाथ पे फॉलो किया। अब जैसे ही हमने लोड रिमूव किया ना वो वापस इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि ये लोडिंग का हो गया और ये अनलोडिंग का हो गया, ठीक है। तो लोडिंग और अनलोडिंग का कर्व हमारा सेम बन जाता है इलास्टिसिटी में। अब क्या हो गया ना कि किसी भी एक पॉइंट पे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया कि जो ये वैल्यू है वो सिग्मा वाई है, और यहाँ हमने मान लिया स्ट्रेन हमारा ई एक्स है, ठीक है। तो अब जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया, इसका जब हम एरिया निकालते हैं वो आता है हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन एक्स। सही बात है, आएगा। अब जो ये एरिया है मतलब इलास्टिसिटी कर्व के नीचे का एरिया जो है, अगर सॉरी प्लस नहीं होगा ये क्रॉस होगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कर्व के जो नीचे का एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। जिसका यूनिट होता है हमारा किलो न्यूटन मीटर पर एम क्यूब। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये कैसे है, ये सिंपल है। स्ट्रेन का हो जाता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन का होता है मीटर बाय मीटर। तो ये इससे आगे यहाँ, ठीक है। अब ये तो था कि जब हमारा लोडिंग तब तक हो जब तक इलास्टिक लिमिट है, मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये इलास्टिक लिमिट था, EL कह देते हैं, इलास्टिक लिमिट था हमारा, ठीक है। अब क्या हो अगर हम इसी लोड को इस इलास्टिक लिमिट से ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा एक ग्राफ था, ठीक है, सिमिलर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हमने लोडिंग दिया, ये ग्राफ बना, इलास्टिक लिमिट से हम आगे चलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा।
इलास्टिक वाला प्लास्टिक फेज में जाता है, इसलिए मैंने लगभग स्ट्रेट बनाया है। ठीक है, तो ये इलास्टिक से हमने थोड़ा ज्यादा लोड दिया। अब जब हम लोडिंग करेंगे तो ये क्या होगा कि कुछ दूर तो वापस आएगा और इसके बाद यहाँ से ये कुछ यूं आ जाएगा। ठीक है, अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया लोडिंग। ये लोडिंग डायग्राम हमारा ऐसा था, हम इलास्टिक लिमिट से आगे चले गए तो हमारा अनलोडिंग डायग्राम क्या होगा, इस तरह से बनेगा। अब जो है ना, फैक्ट क्या है, ये जो लाइन आया है अनलोडिंग का, ये इस लोडिंग डायग्राम के पैरेलल होगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो इसके इधर का एरिया है, ये वाला जो एरिया आएगा, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और जो इस पॉइंट से ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा कहलाता है स्ट्रेन एनर्जी। किस चीज का, प्लास्टिक से ऊपर चले गया तो ये हो गया हाइपर प्लास्टिक। हाइपर प्लास्टिक या कहीं कहीं हमें इसे हाइपर इलास्टिक भी कहते हैं, डिपेंड करता है इलास्टिक या प्लास्टिक। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एरिया का जो है वो दोनों के नाम से जाना जाता है, हाइपर इलास्टिक और हाइपर प्लास्टिक दोनों के नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी। अब एक चीज और, कि अगर हम जैसे जैसे साइक्लिक लोडिंग देते हैं, मतलब हमने क्या किया, लोडिंग दिया पहली बार, आगे ले गए, फिर अनलोड किया, ये इसके द्वारा वापस आया। ठीक है, फिर हमने लोडिंग दिया, तो ये क्या होता है ना, धीरे धीरे ये स्ट्रेन एनर्जी जो है ना, ये स्ट्रेन एनर्जी ये स्टोर होने लगता है। तो क्या होता है ना, हमारे धीरे धीरे जो मटेरियल प्लास्टिक था वो धीरे धीरे बार बार कंटिन्यूस साइक्लिक रिपीटेशन के कारण वो प्लास्टिक फेज में चले जाता है। ठीक है, प्लास्टिक फेज में कैसे कि ये स्ट्रेन एनर्जी बार बार स्टोर होते जा रही है। स्टोर होने का मतलब क्या है कि हम जब स्टोर हो गया वापस से उतना लगाए, तो जो स्टोर था प्लस में जो हमने लगाया, वो दोनों का हमारा लोड एक साथ एक्ट हुआ, इस एनर्जी डबल हो गया, यह समझ लीजिए। फिर जब हमने उसे अनलोड किया तो कुछ और वैल्यू स्टोर हो गई, मतलब जो स्टोर एनर्जी थी वो और बढ़ गई। तो इस तरह करते करते ना, जब ऐसा लिमिट पे पहुंच जाता है कि स्टोर एनर्जी जो है ये इलास्टिक लिमिट से ऊपर चले जाएगा, तो वो प्लास्टिक फेज में चले जाएगा। सिमिलरली अनलोडिंग लोडिंग होता रहा तो इलास्टिक से स्ट्रेन हार्डनिंग में चले जाएगा, जो हमारा माइल्ड स्टील का कर्व था वो स्ट्रेन हार्डनिंग में चले जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद एक टाइम आएगा कि वो फेलियर हो जाएगा। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जब हम कोई वायर लेते हैं, एक मेटल का वायर जो हम जनरल यूज में बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, जब हम कॉलम खड़ा करते हैं तो हम बार्स को बांधने के लिए वायर यूज करते हैं। उसे हमें तोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, यूं हिलाते हिलाते, वो क्या होता है कि हम उस पर लोडिंग दे रहे हैं, अनलोडिंग दे रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग के कारण वो क्या होता है, टूट जाता है। तो ये सारा प्रॉपर्टी था हमारा इलास्टिसिटी का। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, आगे क्लासेस जारी रखिएगा। थैंक यू।